मित्रों, मैं संदेश अपने YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। इस समय आप अपनी स्क्रीन पे एक नदी देख रहे हैं। ये चंबल नदी है और टाइटल देख के, थंबनेल देख के आप समझ ही गए होंगे कि हम लोग आज किस चीज़ का अध्ययन करने वाले हैं। अभी हाल ही में आपने न्यूज़ में सुना होगा कि चंबल के जो बीहड़ हैं उनको कृषि योग्य बनाने की बात चल रही है। सरकार इस ओर ध्यान दे रही है। हालांकि पहले भी बहुत सारे प्लान्स इस क्षेत्र में आ चुके हैं, इस काम के लिए आ चुके हैं, लेकिन सफलता हाथ नहीं लग पाई थी। फिर से प्रयास किया जा रहा है और वर्ल्ड बैंक भी इसमें सहायता कर रहा है कि जो चंबल के हमारे बीहड़ हैं उनको कृषि योग्य बनाया जाए। तो ये उस नदी की एक सामने आपकी तस्वीर है और ये एक दूसरी तस्वीर है। चंबल नदी दोस्तों बहुत ही एक भारत की, जब बहुत ज़्यादा स्वच्छ नदियों की जब हम बात करते हैं तो उसमें हम इन नदियों को शामिल करते हैं। लेकिन जो चंबल का इलाका है वो किन्हीं और कारणों से, आपको पता ही होगा कि डाकुओं के लिए काफ़ी ज़्यादा एक समय कुख्यात था, लेकिन अब तो वो सभी की सभी स्थितियाँ ठीक हो चुकी हैं। और आइए अब हम इस एरिया को थोड़ा देख लेते हैं। ये इस इंडिया के मैप में आप उस चंबल एरिया को देख रहे हैं। यहाँ पे ये एरिया दोस्तों राजस्थान में, एमपी में और यूपी में, तीनों का मिलाकर वहाँ पर ये है। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि चंबल पूरा राजस्थान में है या एमपी में, ऐसा नहीं है। ये जो चंबल रीजन है, आपका जो चंबल क्षेत्र है, थोड़ा सा हिस्सा राजस्थान में है, थोड़ा सा हिस्सा एमपी में है और थोड़ा सा हिस्सा इसका यूपी में आपको देखने को मिलेगा। तो इस मैप का आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जहाँ पर आपको रेड मार्क देखने को मिल रहा है वही आपका चंबल रीजन है। ये चंबल नदी की घाटी है। जो नदी की तस्वीर मैंने अभी आपको दिखाई थी उसी नदी की ये घाटी है। और ये दोस्तों एक दूसरा एक मध्य प्रदेश का मैप है। इसमें मध्य प्रदेश को इको रीजन्स में बांटा गया। ये मैप मुझे बहुत अच्छा लगा। इसमें आप ध्यान से देखिए, जो नारंगी कलर से, जो ऑरेंज कलर से बिल्कुल ऊपरी हिस्सा है मध्य प्रदेश का, वहाँ पर ये एरियाज़ दिखाए गए हैं। ये चंबल के प्रमुख कुछ यहाँ पे जो ज़िले हैं, जो वहाँ के शहर हैं, उनके नाम भी लिखे गए हैं, जैसे भिंड, मुरैना, यहाँ पे ग्वालियर है, शिवपुर है, गुना है। ये सारे क्षेत्र जो हैं चंबल के अंतर्गत आते हैं। और ये जो पूरा रीजन है इसके ऊपर भी है। ये तो एमपी वाला पार्ट है, इसके आसपास थोड़ा सा पार्ट राजस्थान का है और थोड़ा सा पार्ट आपका यूपी का भी लगता है यहाँ पे। लेकिन डाकुओं से जो सबसे ज़्यादा कुख्यात क्षेत्र था वो भिंड मुरैना वाला एरिया था। तो इस मैप का भी आप सभी लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मुझे लगा कि सरकार की जो बातें हैं उस पर तो हम लोग आएंगे, लेकिन उसके पहले, क्योंकि हम लोग जियोग्राफी के स्टूडेंट हैं और हमारे लिए यह जो एरिया है ये बहुत इम्पोर्टेंट है जियोग्राफिकली। तो बहुत ज़्यादा इसके राजनीति में हम नहीं जाएंगे, लेकिन भौगोलिक दृष्टि से इसका क्या इम्पोर्टेंस है इस पर हम बात करेंगे। और इस मैप में आप देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश को अलग अलग हिस्सों में बांट दिया गया, जैसे बुंदेलखंड, सेंट्रल, चंबल, मालवा, सतपुड़ा और विंध्यन। इसके अलग अलग हिस्से यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ पर आप चंबल नदी देख रहे हैं। चंबल, बनास, काली सिंध, पार्वती, ये पार्वती इत्यादि जो नदियाँ हैं ये चंबल की सहायक हैं। इसका भी एक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और चंबल, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है, एक यमुना की सहायक है। और इंडियन जियोग्राफी में हम लोग डिटेल में इस पर बात करेंगे। अब आइए हम लोग उन कुछ एरियाज़ को देख लेते हैं जो भी हम देख रहे थे ग्लोब पर। ये आपके सामने ग्वालियर है, ये भी उसी एरिया में पड़ता है। ग्वालियर के पास ये आपको ग्वालियर का किला भी देखने को मिल रहा होगा, बहुत ही फेमस है ये। इस यहाँ पे आप देख रहे हैं सैटेलाइट के द्वारा ये चित्र लिए गए हैं। जौरा एक स्थान आपको देखने को मिल रहा है। मुरैना यहाँ पे एक स्थान है वो आपको देखने को मिल रहा है। ये सभी के सभी जो स्थान हैं ये चंबल वैली के ऐसे स्थान हैं जो बहुत ही ज़्यादा कुख्यात रहे हैं। जौरा, इसका नाम आपने संभवतः सुना होगा कहीं ना कहीं। भिंड, जब भी चंबल की बात आती है तो दो स्थानों का नाम सबसे ज़्यादा फेमस है, भिंड और मुरैना। मुरैना हम पहले देख चुके थे, ये भिंड है।
और एक स्थान संभवतः अभी और बच रहा है, उसको भी हम देख लेते हैं। ग्वालियर, भिंड, मुरैना, जौरा, ये सब तो हम लोग देख लिए। एक स्थान है, इसको भी हम चलिए देख लें, श्योपुर यहाँ नीचे आपको दिख रहा होगा। ये मैं इसको थोड़ा जूम कर दे रहा हूँ। इसका भी काफ़ी ज़्यादा नाम आता था जब भी डाकू इत्यादि की बात होती थी, डकैतों की बात होती थी, तो इसलिए ये जो श्योपुर स्थान है ये भी काफ़ी प्रसिद्ध क्या कहेंगे, कुख्यात था उन चीज़ों के लिए। और ये आपकी है चंबल नदी, चंबल रिवर। इसी के आसपास पूरा चंबल नदी की घाटी है और उसी में ये सभी के सभी जो ये आपके जो ज़िले हैं ये वहीं पर हैं। और पहले जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जो तीनों स्थान हैं, ये चंबल के बीहड़, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये सैटेलाइट इमेज द्वारा यहाँ दिखाया जा रहा है। अभी हम बहुत सटीक तस्वीरें भी देखेंगे, लेकिन इन तस्वीरों को भी देख लीजिए जो सैटेलाइट से ली गई हैं बीहड़ों की। अब कुछ स्थितियाँ यहाँ बेहतर भी हो गई हैं और सरकार उन बीहड़ों को कृषि योग्य बनाने का भी पूरा प्रयास कर रही है इस समय। ये पूरी चीज़ें आपने देख ली, ये चंबल के बीहड़ हैं। अब आप खुद ही सोचिए कि अगर कोई व्यक्ति ऐसे स्थानों पे अगर छिप जाएगा तो उसको खोजना कितना ज़्यादा हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए जो ये चंबल के बीहड़ थे, ये डाकुओं के लिए एक उपयुक्त स्थितियाँ यहाँ पे थीं। आपके दिमाग में प्रश्न आता होगा कि क्यों वहाँ इतना ज़्यादा डाकुओं का प्रकोप था। तो उसकी जो स्थितियाँ थीं वो इसलिए थीं क्योंकि जियोग्राफिकली उनको एक कह सकते हैं कि एक सुरक्षा ये जो बीहड़ हैं ये देते थे। और अब हम ये जानते हैं कि इन बीहड़ों का फॉर्मेशन कैसे हुआ। गली इरोजन, इसे हम कह सकते हैं अवनालिका अपरदन या गली इरोजन दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं नदी करती है, अलग अलग कारक करते हैं। नदी के अपर्दन में एक अपर्दन का ही एक प्रकार होता है गली इरोजन, जो कि जब गली इरोजन नदी करती है तो इस प्रकार के हमें स्थितियाँ देखने को मिलती हैं, ऐसी स्थलाकृतियाँ हमें देखने को मिलती हैं। और ये कुछ तस्वीरें यहाँ पे आप देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा उस समय जब ये 1970 का दशक, 80 का दशक, 90 का दशक, उस समय बहुत ही स्थितियाँ वहाँ पे ख़राब थीं और धीरे धीरे करके स्थितियों में सुधार हुआ। और फाइनली 2006 से 10 के बीच में जितने भी वहाँ डाकुओं के गिरोह थे सभी को समाप्त कर दिया गया। और अब तो वर्तमान समय में वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है प्रयास किया जा रहा है कि वहाँ टूरिज़्म का डेवलपमेंट हो। लेकिन उस समय जैसे कि कुछ तस्वीरें मैं आपके लिए लेके आया हूँ यहाँ पे, उस वक्त लोग वहाँ जाने में डरते थे। अब आप सोचिए कि टूरिस्ट लोग ग्वालियर आते थे, दिल्ली आते थे, लेकिन उन्हीं के पास में कि लोग झांसी जाते थे, झांसी भी पास में है, दतिया भी पास में, ओरछा भी पास में है। ओरछा दतिया के किले आप सुने होंगे, बहुत ही फेमस हैं, लेकिन वो यहाँ नहीं आते थे क्योंकि यहाँ पर इन्हीं लोगों का इतना प्रकोप था। तो 1970 से 80 के दशक से लेकर के लगभग 2005, 6, 7, 8 तक स्थितियाँ अच्छी नहीं थी, लेकिन अब स्थितियाँ कुछ ठीक हो रही हैं। जो भी डाकुओं के गिरोह थे या तो उनको मार दिया गया या फिर बहुत सारे लोगों ने, मैक्सिमम ने तो अपना आत्मसमर्पण कर दिया। और इसी के साथ साथ वहाँ की जो भी परिस्थितियाँ थीं उनमें सुधार हुआ और अब वहाँ पर्यटन का काफ़ी डेवलपमेंट किया जा रहा है। और ये हमारे सामने कुछ डाटा है, जैसे यूपी 12.30 लाख हेक्टेयर एरिया, मध्य प्रदेश में 7 लाख और राजस्थान में 4.52 लाख हेक्टेयर जो एरिया है ये हमारा बीहड़ समस्या से ग्रस्त इलाके हैं। और अगर हम पूरा इसमें जो हमारे ये सरकार की जो मुहिम चल रही है उसमें 3 लाख हेक्टेयर बीहड़ को, अब पूरे बीहड़ को तो हम अच्छा नहीं बना सकते, लेकिन जो चंबल एरिया में जो हमारा मध्य प्रदेश, राजस्थान, यूपी में जो बिल्कुल पूरी तरह बीहड़ हैं जिनमें सुधार नहीं हो सकता है, वहाँ तो स्थितियाँ अच्छी नहीं हो सकती, लेकिन उनमें से भी 3 लाख हेक्टेयर बीहड़ को खेती लायक बनाने की बात चल रही है। और यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, संभवतः आप लोग हो सकता है इस चीज़ को न जानते हो कि पर्यटन की अपार संभावनाएं चंबल में है। एक तो जो इस तरह के बीहड़ हैं, इस तरह के बीहड़ लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनेंगे। और जो स्पेशली जियोग्राफी के स्टूडेंट हम लोग हैं तो हम लोग के लिए तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम नदी के नॉर्मल इरोजन को तो हम जानते हैं, लेकिन नदी गली इरोजन भी कर सकती है ये हम नहीं समझ पाते हैं, जिसका कि हमें अच्छा एग्जाम्पल चंबल रीजन में देखने को मिलेगा।
संसद भवन आप सभी लोग जानते होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि संसद भवन जिस के बेस पे बना है वो है 64 योगिनी मंदिर, जो कहाँ पे है, जो इसी एरिया में हमें देखने को मिलती है। इसी के साथ यहाँ पर 6ठी से 9वीं शताब्दी के बटेश्वर मंदिर के समूह हैं, जिसमें लगभग 200 से भी अधिक टेम्पल्स हैं, जिनको भी कुछ ठीक किया जा रहा है। बहुत ही पुराने 6ठी से 9वीं शताब्दी के ये हैं। तो ये बहुत सारी वहाँ पार संभावनाएं हैं, लोग नहीं जानते हैं उन स्थानों के बारे में। चंबल में जो यहाँ के घड़ियाल हैं वो बहुत ज़्यादा, राष्ट्रीय घड़ियाल अभ्यारण्य यहाँ पे है चंबल में, और यहाँ के जो घड़ियाल हैं बहुत ही फेमस हैं। तो इस प्रकार एक प्रकार का इको टूरिज़्म डेवलपमेंट यहाँ पे उसकी बात चल रही है, और निश्चित ही जल्दी ऐसी स्थिति हमें देखने को मिलेगी। क्योंकि अगर कोई इस स्थान पे जाएगा तो अगर वो हिस्ट्री उसको पसंद है तो हिस्टोरिकल साइट्स भी यहाँ हैं, अगर उसको जियोग्राफी पसंद है तो जियोग्राफिकली भी एरियाज़ यहाँ के बहुत ही अच्छे हैं, उसको नई नई चीज़ें देखने को मिलेंगी, जो बीहड़ है वो स्थान उसको देखने को मिलेंगे। और अगर उसका अभ्यारण्य इत्यादि देखने में रुचि है तो यहाँ पे वो भी स्थिति, वो भी उसके लिए भी कंडीशन अच्छी है घड़ियाल अभ्यारण्य की, जैसे मैंने आपको बात बताई। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हैं, बहुत क्षेत्रों में भी काम होना बाकी है। लेकिन मेरे हिसाब से पर्सनली और बहुत सारे भूगोलविदों का ये मानना भी है कि अगर पूरे के पूरे बीहड़ को हम, एक तो पूरे बीहड़ को हम समतल कर नहीं सकते, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी आपने न्यूज़ में सुना होगा कि सरकार इस पर विचार कर रही है, लेकिन कुछ बीहड़ को ज़रूर सरकार को देखना चाहिए, करना चाहिए, समतल करके वहाँ कृषि इत्यादि हो। और अब तो स्थिति काफ़ी बेहतर हो गई है, मिल्क प्रोडक्शन में बहुत अच्छी स्थिति में है ये, और इसके साथ ही साथ फार्मिंग वो एग्रीकल्चर भी यहाँ हो रहा है। लेकिन अगर पूरे के पूरे बीहड़ को अगर अच्छा करने का प्रयास करेंगे तो असंतुलन की स्थिति उत्पन्न होगी। तो पर्सनली मेरा ये विचार है कि बीहड़ जो है उसको, जो ठीक हो सकता है वो तो ठीक है, ये मैं अपने पर्सनली यहाँ पे व्यूज़ दे रहा हूँ। लेकिन अगर कोई बीहड़ है तो उसको आप बीहड़ ही रहने दीजिए, जितनी स्थिति आप ठीक कर सकते हैं उतनी कर दीजिए। लेकिन जो आपको लग रहा है कि यहाँ मैं नहीं कर, यहाँ सरकार को लग रहा है कि यहाँ मुश्किल है करना, तो उसको आप वैसे छोड़ दीजिए, क्योंकि वो नेचुरल है जो बीहड़ बनाया है। अगर मान लीजिए आप बीहड़ को ही ख़त्म कर देंगे तब तो हम सिर्फ किताबों में ही पढ़ेंगे गली इरोज़न। गली इरोज़न का कुछ एग्जाम्पल भी तो हमारे सामने होना चाहिए। तो वहाँ पर उन एरियाज़ में अब आप सोचेंगे कि अगर बीहड़ को हम बीहड़ ही रहने देंगे तो उसका यूज़ हम कैसे करेंगे, क्योंकि लैंड का यूज़ तो हम एग्रीकल्चर करके कर सकते हैं। अब बीहड़ में हम एग्रीकल्चर भी नहीं कर सकते, हम वहाँ पे कोई इंडस्ट्री भी नहीं लगा सकते। तो मेरा इसमें ये सुझाव है कि वहाँ, जैसे मैंने भी एक टर्म यूज़ किया था इको टूरिज़्म, या जियोग्राफिकली हम वहाँ पर टूरिज़्म को डेवलप करें। और अगर इस प्रकार की वहाँ स्थलाकृतियाँ हैं तो ये लोगों के लिए बहुत ही रोचक हैं। और लोग पहले तो स्थितियाँ अच्छी नहीं थी, लोग नहीं जाते थे वहाँ पे, लेकिन अब लोग निश्चित ही वहाँ घूमने ज़रूर जाएंगे। लोग नॉर्मल से स्थानों पे घूमने फिरने चले जाते हैं, यहाँ तो ऐसी लैंडस्केप्स हैं तो लोग क्यों नहीं जाएंगे, लोग ज़रूर जाएंगे। तो ये अगर उसको वहाँ पे टूरिज़्म को डेवलप किया जाएगा तो इस जो पूरा ये हमारा जो चंबल रीजन है, जो यहाँ का गली इरोज़न हुआ है, इसको पहले बात तो प्रमोट करना पड़ेगा। अगर यही ऐसे ही लैंडस्केप आप कहीं विदेशों में अगर ऐसा होता तो वो लोग इतना उसको प्रमोट करते, हम लोग इंडिया से जाते वहाँ देखने, इंडिया के लोग वहाँ घूमने जाते। अब कास्ट एरिया में मैं खुद ही इसका एग्जांपल दे रहा हूँ, कालसवात कंदरा, बहुत सारी कंदराएँ हैं यूएसए में, आपने संभवतः पढ़ा भी होगा, लोग घूमने जाते हैं। इंडिया में कितने लोग जो इस प्रकार की जो केव्स होती हैं चूने के, वहाँ कितने लोग घूमने जाते हैं। इंडिया में चित्रकूट में जो गुप्त गोदावरी है वहाँ, वो इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। पंचमढ़ी में भी ऐसी केव्स हैं, मेघालय में भी ऐसी केव्स हैं, लेकिन हम विदेशों में जाते हैं घूमने इस तरह की चीज़ों को देखने। तो इसलिए यहाँ पर अगर इसका डेवलपमेंट होगा, इसको प्रमोट किया जाएगा तो यहाँ बहुत अच्छी संभावनाएँ हैं। और इसी के साथ दोस्तों इस अध्याय को हम यही समाप्त करते हैं, इसको हम ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। हम लोगों ने जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी हमारे लिए वो हम लोगों ने जान लिया, और जितनी भी मुझे अच्छी इमेजेस मिली, जो भी चीज़ें मिली वो मैंने इस वीडियो में ऐड की, जिससे आप उस एरिया को, उस रीजन को अच्छे से समझ सकें। और अगर कभी इससे लिखने को कुछ आता है इसके बारे में, या कहीं पूछा जाता है इसके बारे में, तो आप आसानी से इसके बारे में बता सकें।
सरलतापूर्वक। तो फिलहाल इस अध्याय में इतना ही, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।